नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चतुर्वेदी आप सबका इन्फिनिटी कोचिंग में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोगों ने वर्णमाला को कंप्लीट किया हुआ है, आज उसी का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उसी की। तो आप आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ के आए होंगे और आप लोगों ने पूरी वीडियो देख रखी होंगी, है ना। तो आज वर्णमाला का पहला प्रैक्टिस सेट है और ऐसे ही कोई भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसके बाद सीधा हम करेंगे प्रैक्टिस उसकी, ठीक है। तो वर्णमाला लगभग क्या है, कंप्लीट है, तो उसकी प्रैक्टिस लेके आए हैं आज। तो पहला क्वेश्चन जो है, दिख रहा सबको? ठीक है, नहीं दिख रहा? दिख रहा। तो देखो पहला लिखा है ओ आओ किस प्रकार के वर्ण है, ठीक है। ओ आओ किस प्रकार, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है कि कंठोष्ठ है। तो देखो ओ और आओ कैसे मिलके बने होंगे, देखो आप ध्यान से समझो। ओ और आओ, ओ बनाया होगा किसने? आ ने, और प्लस ऊ ने। आ और ऊ ने बनाया होगा, ओ ई थोड़ी बनाएगा। और ये आओ किसने बनाया होगा? आ, और ये खुद आ गया होगा अपना बड़ा भाई बनाने के लिए, क्या? ओ, ठीक है। तो आ देखो कहां से होता है? कंठ से, पहले वाले में। और ऊ कहां से होता है? ओष्ठ से। तो दोनों मिला के क्या बन गए? कंठोष्ठ। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो कहां है ये वाला बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गई बात? तालव्य कौन कौन से होते हैं? तालु के द्वारा, दूसरे वर्ग के। कौन से वर्ग के? चा वर्ग के। फिर मूर्धन्य कौन से होते हैं? टा वर्ग के। दंतोष्ठ बताइए आप लोग, दंतोष्ठ दांत से, ओठ से, कौन कौन से? दंतोष्ठ लिखा है, दांत और होंठ दोनों से। देखो वा है ना, फा, ये। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? कितने हैं? देखो आप सबको पता है कितने हैं भैया, 52 है। कैसे है इनका विभाजन सबको पता है, स्वर, व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और कौन से? अयोगवाद। इस तरीके से बने हुए हैं, समझ में आ रहा? जैसे 11 क्या है बताते चलना, 11 क्या है? स्वर। अभी देखो 52 टोटल करेंगे, पर 33 क्या है? व्यंजन। 33 क्या है? व्यंजन। 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन, बिल्कुल सही। 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और बताओ 2 क्या है? 2 है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त को ही हम क्या कहते हैं? द्विगुण, है ना, कहते हैं कि नहीं? जो कौन से होते हैं पता है ना आपको? ये होता है और ये अड़ा और ढा। फिर ये देखो अब टोटल मिला के कितने हो गए? और 2 कौन से होते हैं? अयोगवाद। 2 कौन से होते हैं? अयोगवाद, जिसमें एक आता है अंग और एक आता है आहा। और एक को क्या बोलते हैं हम? एक को बोलते हैं अनुस्वार और इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। इसको पंचमाक्षर भी बोलते हैं अनुस्वार को, आपको पता है ना, विसर्ग। इस तरीके से टोटल कितने हो गए हैं अपने पास? पूरी इस तरीके से विभाजन, टोटल 11। अब आप सोच रहे होंगे 13 पढ़े हैं आप, है ना, है ना? कितने पढ़े? 13 पढ़े हैं आपने, ठीक है। आपने 13 पढ़े हैं ना, लेकिन 11 पढ़ना है, ठीक है। 13 क्यों होते हैं वो बताएंगे आपको, लेकिन अभी हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हैं, आपको समझाया है, पूरा समझा चुके हैं। तो आंसर 13 था, हमें पता है 13 होते हैं, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे हम? 11। सही आंसर 11 होगा। क्यों होगा वो बताएंगे आपको। अभी तक हमने वर्णमाला पढ़ाई, आपको कितने बताए? 11 बताए। हमें 11 समझना है अभी। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या, ये तो फिर से रिपीट हो गया है ना। स्वर ध्वनि के प्रकार है, स्वर ध्वनि के प्रकार है, दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व के ऊपर तीनों स्वर ध्वनियां तीनों होती हैं। आपको पता है कौन कौन सी होती है भैया? एक होता है दीर्घ, एक होता है कौन सा? ह्रस्व बोलते हैं इसको, और एक होता है प्लुप्त, ठीक है, पता है ना सबको। छोटी जो ध्वनियां, दीर्घ ध्वनियां कौन सी होती है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। क्या री नहीं होता इसमें? बता, इसमें री होता है? नहीं होता, नहीं होता। री किसमें होता है? इसमें होता है। इसमें जो मूल स्वर है, जो आ, ई, उ और ऋषि नहीं, री पढ़ो,
वी, ठीक है। और जो प्लुप्त होता है वो ऐसे। अब आपको पता है ये तीनों विभाजन अगर आपसे यही हम पूछे कि इनका विभाजन किस आधार पे हुआ है, तो आप बताएंगे किस आधार पे। ये जो विभाजन है वो मात्रा के आधार पर है। किस आधार पर है? मात्रा के आधार पर। किसका विभाजन? स्वर का विभाजन मात्रा के आधार पर। इसकी मात्राएं 2 होंगी, इसकी मात्रा 1। अगर दर्शन चिन्ह की बात करें तो 2 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और 1 का ये हो गया। अब बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, रिवीजन अच्छे से हो रहा। आगे चलो, देखो इसको। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। अब ध्यान से समझना। ओष्ठ स्पर्श के अल्पप्राण है, अघोष है, निरनुनासिक है। चलो बताओ। समझो, बताओ। बा, देखो बा देखना। अब बा जैसे आपको समझ में आ रहा है बा किससे आता है? उच्चारण स्थान क्या है इसका? ओष्ठ, ठीक है। और इसमें किसकी बात कर रहा है? स्पर्श। तो स्पर्श तो है ही भैया, है क्या नहीं? स्पर्श तो है ही। और क्या बात कर रहा है? अल्पप्राण, घोष, अल्पप्राण और महाप्राण कैसे हैं बताओ? कौन कौन सा होता है अल्पप्राण? 1, 3 और 5। और ये किस में आएगा? 3 में, 5 में के 1 में? 3 में आता है। पा, पा और फिर बा, तो 3 में आएगा। तो 100% क्या वाला है भैया? अब बताओ घोष है कि अघोष है? अघोष होते पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है? घोष। तो बताओ घोष होगा कि अघोष? घोष। अगर ये तीसरा है तो फिर क्या हो जाएगा? घोष। अब पहला कहां से है भैया? आंसर, ठीक है। तो दूसरे में क्या है? घोष है भैया, स्पर्श भी है, अल्पप्राण भी है, और ये क्या लिखा है? ओष्ठ, ठीक है। इसमें देखो अघोष है तो ये अघोष है ही नहीं, तो ये कट गया, ठीक है। और महाप्राण नहीं है ये, तो महाप्राण कट गया। ये दो ऑप्शन खत्म हो गए। इसमें क्या आ रहा है? देखो अघोष आ रहा है। अब क्या बच रहा ऑप्शन? एक ही तो बच रहा अपने पास, तो क्या है? ये बी बात। मन में आई ये बात? नहीं आई है? बताओ, आई है? आपको घोष, सघोष और अल्पप्राण महाप्राण में अंतर नहीं पता क्या? पता है ना? देखो अल्पप्राण की संख्या कुल कितनी होती है? अल्पप्राणों की कुल संख्या कितनी होती है? 31। कैसे बने हैं वो 31? आप बता सकते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, हो गए 15 टोटल। और क्या आता है इसमें? अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ठीक है। और क्या आते हैं? सभी स्वर आते हैं, ठीक है। और एक आता है कौन सी चीज? ये ये उच्छिप्त आता है। टोटल कितने हो गए? 31। और जितने घोष हैं वो कितने होते हैं? 31। वो कैसे बनते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा। अंतस्थ या, रा, ला, वा और एक हा आ जाता है। इसमें आ जाता है कि नहीं आ जाता है? और सभी स्वर आते हैं, तो वो टोटल कितने हो जाते हैं? 31 हो जाते हैं। और टोटल अगर हम बात करें अघोष की, तो अघोष टोटल कितने होते? पहला व्यंजन और दूसरा, तो 10 ये हो गए, पहला बार और दूसरा बार। और सा, सा हा नहीं आता है, उस व्यंजन का सा आता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? देखो इसमें ऑप्शन में द्वयोष्ठ लिखा, ठीक है। दंतोष्ठ में भी आएगा। क्यों आएगा? देखो हम बता रहे हैं। वह आता है उसीलिए तो आ गया बा। अब अगर ऐसे ऑप्शन है तो अपने पास और कोई ऑप्शन बचा? तुम बताओ खुद। अगर ऐसे ऑप्शन है आपके पास तो क्या है? बी तो होगा। अगर ये वाला जो होता है वो किससे उच्चारित होता है? वो होता है दांत से और ओष्ठ से। अब अगर ध्यान से देखो तो सिमिलर है, थोड़ी सी कंडीशन के नहीं है, थोड़ी सी कंडीशन सिमिलर है, उस वजह से ये चीज हो गई है। और अगर इससे अच्छा एग्जाम्पल होता अपने पास दूसरा, तो हम वो चुनते। अब 3 ऑप्शन वैसे भी कट हो गए हैं, दूसरी वजह से कट हो गए कि नहीं? कौन सी वजह से कट हो गए हैं आप खुद सोचो। पहला वाला देखना किस वजह से कट हो गया। देखो अल्पप्राण है कि नहीं है? है। अघोष है ये कि घोष है? घोष है, तो यहाँ पे अघोष है, तो ये कट हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। ये महाप्राण है, यहाँ पे तो कट हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पे देखो क्या है? अघोष है, तो ये भी कट हो गया। अब इसमें अल्पप्राण भी है, घोष भी है, तो सही है। स्पर्श भी है, ठीक है, और ओष्ठ भी है, तो लगभग ज्यादातर सही तो यही जा रहा कि नहीं जा रहा? अभी बात समझ में? अब बताओ अर्धस्वर क्या कहलाता है? तो देखो हिंदी में अर्धस्वर कितने होते हैं?
अर्ध स्वर। अर्ध स्वर होते हैं या और वा। अर्ध स्वर कहलाते हैं जो स्वरों के स्थान पर प्रयोग कर लिए जाते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर दो होते हैं। अगर अंतस्थ की बात करें, या, रा, ला और वा होते हैं, जिसमें से आपको हमने बताया हुआ था ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये दोनों होते हैं अर्ध स्वर, ये होते हैं अर्ध स्वर। और बात करें रा की, तो इसको बोलते हैं क्या? लुंठित। इसको क्या बोलते हैं? लुंठित, प्रकंपित, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक। इसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं। ये सब आपको याद है, पढ़ाया हुआ है, पिछले आप देखे रिकॉर्डेड वीडियो हैं जो, ठीक है। आगे बात समझ में? अगला देखो, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो देखो एक बार फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर लिए, लिख लो। का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। अंगा ये चा, छा, जा, झा, या, ठीक है। टा, ठा, डा, ढा, अणा। टा, ठा, डा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। यही होते कि नहीं? ये टोटल कितने वर्गीय व्यंजन, इनको क्या बोलते हैं? वर्गीय। 25 है टोटल। देखो ये क्या है? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा। अब इसमें आपको याद रखना है 4 चीजों का। घोष, ठीक है, फिर अघोष, याद रखते चलना है। और एक होता है महाप्राण और एक होता है अल्प प्राण, ठीक है। समझते जाना। जो घोष होते हैं वो कौन कौन सा होता है? घोष तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये लोग क्या है? घोष। सभी स्वर भी क्या है? घोष है। बताओ सभी स्वर घोष है कि नहीं है? और बताओ घोष में और कौन से लोग आते हैं? या, रा, ला, वा और क्या आता है? हा। इतने लोग क्या है? घोष के। अब टोटल संख्या गिन लो कितनी हो गई? 31। अब बचे अघोष। तो अघोष में देखो वर्ग कौन सा बचा? पहला, दूसरा, और क्या बचा? सा, शा, शा, सा और हा। सॉरी, हाँ हाँ, अरे हाँ, तो उसमें चला गया ना, ये सा बचा, ठीक है। अब अगर हम बात करें महाप्राण की, तो महाप्राण पता है लगभग किसकी जैसे? महाप्राण भी कम ध्वनियां हैं, टोटल 15 होंगी ये शायद, है ना। टोटल कितनी है? 15 है। अब महाप्राण में कौन कौन से लोग आते हैं? देखो दूसरा और चौथा, इसमें कौन सा आता है? पहला, तीसरा और पांचवा। तो आप देखो घोष और अल्पप्राण में कौन से वर्ग सेम हो गए? पांचवा और तीसरा। ये हो गए। अल्पप्राण में क्या आते हैं? स्वर आएंगे सारे, या, रा, ला और वा आएगा, ठीक है। और क्या आता है आपको पता? और आता है ये चीज, ये कुछ। अब बताओ महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो महावर्ग दूसरा और कौन है? दूसरा और महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन कौन सा है अपना? दूसरा और, ठीक है। बताओ भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होगी? ध्वनि। ध्वनि होगी कि शब्द होगी? आप बताओ। सार्थक पूछ रहा है, सार्थक। सार्थक मतलब जिसका कोई ना कोई क्या हो? अर्थ हो। अब ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करेगा आपको, देखना। अगर वो आपसे पूछता भाषा की सार्थक लघुत्तम ना हो के सिर्फ पूछता भाषा की सार्थक इकाई क्या है,
बताओ भाषा की सार्थक इकाई क्या होगी? पता है भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य। सार्थक, लघुत्तम तो नहीं पूछा ना, छोटी से छोटी थोड़ी पूछा है। सार्थक एक वाक्य का पूरा अर्थ निकलता है। अगर पूछता भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होगी तो शब्द होगी। और भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो होती है ध्वनि। आ रही बात समझ में? तो पता वाक्य होता है, वाक्य के नीचे फिर क्या होता है, उपवाक्य होता है, फिर पदबंध होती, पद होता है, पदबंध होते हैं, फिर उसके नीचे आती है अपनी शब्द, फिर ध्वनि। ये समझ में आया नहीं आया किसी को? आ गया? इसका आंसर कई किताबों में ध्वनि मिलता है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है, ध्वनि। भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि। और भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, जिसका सार्थक मतलब अर्थ सहित, तो क्या होगी फिर, शब्द होगी। ठीक है, बताओ कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? खा है, फा है, कि चा है, कि फा है? अल्प प्राण। अभी अभी समझाए हैं आपको अल्प प्राण। ये है, देखो अल्प प्राण कहाँ है, देखो पहला, तीसरा और तो देखो बताओ कौन सा, ये तो होगा महाप्राण भैया। ता था ये दूसरा वाला है, ये महाप्राण है। पा फा ये दूसरा है, देखो ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये ही बस है पहला। तो ये क्या होता है, अल्प। अल्पप्राण पहला होता है, तीसरा होता है और पांचवा होता है। आगे बात समझ में? स्पर्श व्यंजन नहीं है। अच्छा, या होगा स्पर्श व्यंजन पूछा है, कौन सा नहीं है? तो क्या का तो है ही, चा भी है, ता भी है, ये लोग स्पर्श व्यंजन तो है ही। यार अलावा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इसमें वही है अलग, अंतस्थ व्यंजन। समझ गए बात को? अरे तो आगे क्या लगो, सबसे आगे क्या बोल रहा है आपने, स्पर्श। फिर बोला ना संघर्षी, तो स्पर्श तो है कि नहीं है? स्पर्श कहलाता है कि जहां आपका मतलब किसी चीज से स्पर्श करे। देखो आगे, निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियां कौन सी है? कंठ से निकलने वाली, पहली वाली, ठीक है, तो कौन सी होगी? अच्छा, ये जब कंठ से होती है, आपको पता है ये कंठ से हो रही है, बताओ ये कहां से होगी, या और रा है? या और रा पूछा है भाई साहब, ध्यान से जवाब दो यार तुम लोग भी। याद करो, या होती है किससे, तालु से होती है, और रा किससे होती है? देखो हमने आपको याद करवाने का कैसा तरीका सिखाया था, सुनो। पहले क्रम याद करवाए थे, आपको करवाए थे। पहले होता है कंठ, फिर होगा तालु, फिर होता है मूर्धा, फिर होता है दंत, और फिर होता है ओष्ठ। तो कंठ वाले में पहला आता है वर्ग, यानी का पूरा परिवार आ जाएगा। अब स्वर कहां से चालू होते हैं, छोटा आ से, तो छोटा आएगा, बड़ा आएगा, और क्या आएगा, विसर्ग आएगा। विसर्ग के, अब विसर्ग को क्या बोलते हैं अपन, ऐसे आहा बोलते हैं। तो आहा बोला ना, तो साथ में क्या आ गया, हाँ। तो ये पहले लोग हैं, यानी पहले हैं तो किससे संबंधित है, कंठ से। ऐसे किया था। अब दूसरे नंबर पर दूसरा कौन सा व्यंजन आएगा, ई आता है दूसरा, सॉरी स्वर कौन सा आएगा दूसरा, ई। तो छोटी ई आएगी, बड़ी ई आएगी, और ई ई ई बोलते चलो ई, ऐसे ई इसको भी तो बोल सकते हैं हम। तो इसलिए इसका अर्थ क्या होगा कि या को हम किस में रखेंगे, या को दूसरे के साथ रखेंगे, तालु वाले में, ठीक है। और यहाँ पे आता है शाह, फिर दूसरा वाला ऋषि, ऋषि आएगा ना नीचे तीसरे नंबर पे ऋषि। तो अगर ये री आ गया तो साथ में इसको भी लाना पड़ेगा। तो बताओ ये किससे होता है, मूर्धन्य कहलाएगा। भूल गए आप लोग, हट। आ रहा है आज, चा और जा, बताओ कौन सा है, दूसरा वाला। तो किससे हो दे, है कि नहीं? अब बताओ टा 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 टा, ये किसमें होता है, मूर्धन्य।
है कि नहीं? तो कंठ वाले ये हो गए। आगे बात समझ में? अब इतने अच्छे से तो समझाया है आपको। अब अगर पता तभी नहीं बन सकते जब आप सच में पढ़ के नहीं आए होंगे। हम आपके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छे लेके आए हैं, आपको पता। जैसे ये है, ध्यान से देखो, ये जो वर्ग बना है पूरा, इसमें जो पहला है इसका का मतलब का फोर कंठ, सीधी सी बात याद रखो। कंठ के बाद स्थान आएगा तालु का, फिर आता है मूर्धा, फिर आता है दंत, ठीक है, और फिर आता है ओष्ठ। तो इसमें तो ये सारे व्यंजन हो गए, सिर्फ स्पर्श व्यंजनों का है अभी। अब इनके साथ जोड़ो किसको, ये पहला है तो पहला आएगा आ, फिर उसके जैसा बड़ा भाई, और उसके जैसा एक और होता है आहा। हा बोला यहाँ पे तो हा यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है ई, इसकी बड़ी बहन आएगी बड़ी ई, ठीक है। फिर ई से ये भी याद रखो, और फिर आता है क्या, शा, ये वाला शा, ठीक है। अब अगर ये सा आ गया तो ये यहाँ पे बनेगा ऋषि, ऋषि के लिए ये सा आ जाएगा, और रा है तो रा यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आता था, शा, और क्या आता है ला। ये जा कौन सा आता है, ये वाला नुक्ता वाला, क्योंकि जा तो वहां है ना, नहीं तो ये समझ में आ रही बात। और यहाँ पे कौन से लोग आते थे, ऊ और ऊ आते थे। फिर भी आपको याद नहीं हुआ। फिर उसके बाद देखो हमने ये वा और फा, ये दंत और ओष्ठ से बताए थे आपको। ओ आओ ए आए, ये दो दो लोगों से उच्चारित होते हैं, सब तो पढ़ा दिया था, फिर भी भूल रहे हो। बताओ, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? खड़ी पाई वाले जितने भी व्यंजन हैं उनका संयुक्त रूप कैसे बनाते हैं? देखो, व्यंजनों का संयुक्त रूप बनाना है मतलब दो खड़ी पाई वाले व्यंजनों को एक साथ लिखना है, सिंपल सी बात। खड़ी पाई वाले जैसे ये खड़ी पाई है, ये खड़ी पाई है ना, ये भी देखो खड़ी पाई है। इन सब में क्या लगा हुआ है, खड़ी पाई लगी है। कोई भी देख लो आप, जैसे पा, ये भी खड़ी पाई है, क्या ये खड़ी पाई वाला है? ये और यही तो नहीं होता है, बोलो खड़ी पाई वाला। इनको कैसे आधा बनाते हैं बताओ? इनको बनाते हैं खड़ी पाई के बाहर निकाल के आधा छोड़ देते हैं। और इन सबको कैसे बनाते हैं, इनकी क्या हटा देंगे, खड़ी पाई। तो देखो ये बन गया संयुक्त व्यंजन दो तरीके से। ये नहीं बन सकता है, देखो इनकी एक की खड़ी पाई हटा ली, दूसरी को लगा दी। तो खड़ी चौपाई को क्या करके हम बना सकते हैं, हटा के। सारी बात समझ में? इसको हटा के ही हम क्या कर सकते हैं, संयुक्त बना सकते हैं कि नहीं? देखो ये बन गए संयुक्त। ये चीज समझ में आई? पहले नहीं आई थी ना, तो आंसर क्यों नहीं दिया आपने? ये तो बन जाना चाहिए। अरे सर एक ही तो दिख रहा है यार, हद है। बताओ कौन सी चीज स्वर है? ये तो आपको सबको पता चला, ये क्या है, स्वर है ना। स्वर कौन सा अगर स्वर में भी पूछे तो कौन सा स्वर है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर है, ये दो लोगों से मिलकर बना है, आय लिखा है ये, ठीक है। ये व्यंजन है भैया, ये व्यंजन है, और ये भी क्या है, व्यंजन है, क्योंकि ये स्वरों की सहायता से बोले जा रहे हैं। ला बोला जा रहा है स्वर की सहायता से, आ स्वर की सहायता से, ये भी किससे, आ स्वर की। और ये कौन से स्वर की सहायता से बोला जा रहा है, री। बताओ समझ में आई बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्या आपको मजा नहीं आ रहा प्रैक्टिस करने में? है पूरा पूरा तो रिवीजन हो रहा है। बताओ कौन सा है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। कितनी होती है, 4। या रा ला वाह। तो भाई ये इसमें से कौन सा है, ये अगर सा की बात करें तो ये कौन सा है, ऊष्म। ये कौन सा है, ऊष्म। अगर ये इसकी और इसकी बात करें टा ठा डा डा ड़ा की, कौन से व्यंजन है भैया, टावर के हैं, है कि नहीं? इसके टावर के कहां से उच्चारित होते हैं, मूर्ध। कहां से, मूर्ध। अरे तीसरे का चा टा, फिर ऐसे याद रखो। ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखो अभी एक क्वेश्चन आया था, उसमें यहाँ पे हमने समझा दिया था ओ कैसे उच्चारित होगा।
देखो आप खुद समझो, ओ एक संयुक्त स्वर है भैया, बना कैसे होगा, छोटा आ से बना है और छोटा ऊ से बना है। आ कहां से बोलते हैं हम, कंठ से बोलते हैं। ऊ कहां से बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं। तो बताओ ये दोनों कहां से, मतलब ये दोनों मिलके कंठोष्ठ कहलाएंगे, होगा कि नहीं होगा बताओ। तो कंठ और ओष्ठ सही आंसर। समझ में आता यार। चा और छा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा, बता तो दो कौन सा होगा। ठीक है, मूर्धा से कौन से, टा वर्ग होता है पूरा, होगा कि नहीं। ओष्ठ से कौन सा होगा, पा वर्ग होगा। ठीक है, कंठ से कौन सा होता है, का वर्ग होगा। लो सिंपल है। तो भैया तालु से कौन सा होता है, चा वर्ग होता है। तो चा की फैमिली तो पूछ रहा है वो। ठीक है, अगला देखो, ये गलत मतलब टाइपिंग गलत हो गई है इसमें। ये लिखा है का, गा, जा और फा। ये ध्वनियां किसकी है, तो आपको बताया हुआ है किसकी ध्वनियां है। ठीक है, ये ध्वनियां आई हुई ध्वनियां है भैया, नवीन है, नई है ना। इनको हम नाम क्या देते हैं, नुक्ता देते हैं। और इसके बारे में क्या ख्याल है भैया, ये कहां से आई है, अरबी और फारसी से, अरबी और फारसी से आई हुई है कि नहीं। उर्दू में प्रयोग होता है ना, अरबी फारसी से आई हुई है। इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया अपनी हिंदी में, शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया हिंदी भाषा में। लो इतना है इसका पूरा। अगली बात समझ में आ तो गई होगी भाई। तालव्य व्यंजन कौन से हैं, अभी अभी तो पूछा है, सिंपल ये वाला होगा। अच्छा ये किस कौन सा होता है, कौन सा होता है, पोस्ट क्यों बोल रहे हो आप, ये दंत की, ये कौन सा होगा, ध्यान से देखो। अच्छा मा फा जा उष्ट से होता है क्या, ये इसमें तो कुछ गलत नहीं लिख दिख रहा, दा डा मतलब कुछ भी, आप तो देख रहे हैं कुछ भी क्या। हाँ ये बताओ कौन सा वर्ण घोष नहीं है। अब पहले दिमाग में रखो घोष वर्ण होते कौन से हैं, घोष होते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। तो क्या रा है क्या, घोष में नहीं आता है रा, नहीं आता, बताओ। या रा लावा हा, ये घोष नहीं कहलाते क्या, ये ला नहीं आता है क्या, आता है ता, ये तो पहले ही है, पहला तो क्या कहलाता अघोष, ये पहले में वर्ग में है ता। एक मिनट, क्या किसका, इसका आंसर नहीं पता चल रहा आपको, इसमें क्या कंफ्यूजन है, इसका आंसर बताओ क्या है, है क्या है, अब बताओ घोष वर्ण कौन से कहलाते हैं, अब बताओ कौन सा होगा आंसर। देखो हमने ये टिक मारी ना आपके सामने, ये दोनों है, ये है घोष के नहीं है, है? तो फिर ये आंसर होगा कि नहीं होगा, किस शब्द में री स्वर नहीं हुआ है। अरे इसमें, अरे ये लगे जिसमें ये लगे ये है सब री है, देखो देखो देखो, इसमें नहीं है। अरे किन
ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? बताओ किन ध्वनियों को? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियां, अच्छा। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनि। बताओ। देखो, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां तो स्वर ही कहलाती हैं। स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां क्या होती हैं? व्यंजन आती हैं। व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां कौन सी होती हैं? अयोग बाय वाली आती है। व्यंजन के बाद कोई ध्वनि आती है? स्वर के बाद में आती है नासिक ध्वनियां। देखो, हमने बोला, अच्छा एक बात सुनो, ये लिखा कंपन, सुनो ये क्या लिखा है? कंपन। कंपन तो स्वर के बाद आ रही है नासिक ध्वनि, तो भैया स्वर के बाद ही तो आती है, इसलिए तो ये ना स्वर है और ना व्यंजन है। ये बात किसने बताई थी कि ये स्वर नहीं है और व्यंजन भी नहीं है? अरे तुम तिवारी जी रट गए, वाजपेयी जी नहीं रट पा रहे तुम। किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने कहा कि ना तो अयोगवाद स्वर है और ना ही व्यंजन है। बताइए भैया, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन व्यंजन कौन से है? मूर्धन, देखो का, चा, टा, ता, ठीक है। अब का वाला कंठ, चा वाला तालु, ता वाला मूर्धन। ता वाले में दिख रहा है तुम्हें टा वाला? सारे गलत है क्या? एक मिनट, मूर्धन्य व्यंजन बताइए उच्चारण के स्थान। देखो गा और घा ये वाले तो कौन से होंगे? कंठ, ठीक है। बा और ये डा साथ में आ गया है, कोई मतलब हुआ? जा और झा आ गया है, पा और फा आ गया है। गलत है क्या सवाल? गलत है, ऑप्शन ही गलत है। फिर से देखो, अच्छा एक बार ध्यान से देख लो। मूर्धन तुम्हें पता ये हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? टाटा डाडा डा, ये तो मूर्धन है, लेकिन उसके साथ में क्या बैठा है? बा। जो बा किससे होता है उच्चारित? ओष्ठ से। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं क्या? तो भैया स्वर ये है दोनों। तो नवीन विकसित ध्वनिया यही अभी अभी तो समझाया था। इसका नाम क्या है प्यारे? इसका नाम है नुक्ता। और ये किसने प्रयोग किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बताओ जल्दी बताओ। घोष कहलाता तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये तो तीसरा है नहीं, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। चाचा ये नहीं हो सकता। अब बचाए क्यों है यार? ये जो माँ होता है लास्ट वाला होता है, पांचवा होता है ना, पांचवा घोष तो है। बात खत्म, ठीक है, समझ में आ रही बात? निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। रा कितने लोग बोल रहे हैं व्यंजन ही नहीं है? मतलब कितनी अच्छी हिंदी पढ़ रहे हैं आप लोग। अच्छा दीदी ये बताओ ये क्या लिखा है? सर और वो क्या पूछ रहा था? निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन है ही नहीं। तो भैया ये क्या है? स्वर है। अब तुमसे अगर इतना लप्पू अगर नहीं बन रहा है तो हिंदी कहाँ पढ़ रहे हो? रा को बता रहे हो कि रा है ही नहीं। बताओ, ये बताओ जल्दी। ओष्ठ कौन सी नहीं है भैया? तो फिर कौन सी है ये? ता कौन सी है फिर? ये एक ही परिवार के लोग हैं। पापा बाबा माँ, और किससे उच्चारित होते हैं? ओठ।
अब और से तो ये होते हैं, वो नहीं वाला पूछ रहा है तो ये यही होगा, और तुम हम ये पूछ रहे हैं फिर ता कहां से उच्चारित होता है? कहां से? ता था दा धा ना, तो कहां से आ रहे हैं? बताओ जल्दी। जो पांचवे वाले होते थे ये सब क्या कहलाते हैं? नासिक। तो ये हो गया। ए और आय क्या होते हैं बताओ? नासिक तो हो नहीं सकता, एक अकेला तो है नहीं। ए में देखो ए कैसे बनता है, आप खुद सोचो। आया और किसको लाया? ई को लाया। आ मतलब कंठ और ई मतलब क्या होता है? तालु। तो कंठ तालब हुआ कि नहीं हुआ? बात खत्म हो गई। किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? अभी अब पूरी वर्णमाला पढ़ी, इसको कभी पढ़ा गया? निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? बताओ बताओ, ये सही। द्वित्व व्यंजन क्या है? कितने लोग पुनः बोल रहे हैं? हाथ उठाओ। मतलब आपको द्वित्व व्यंजन नहीं पढ़ाया हमने? एक सेकंड पहले शांत रहो आप लोग, पहले बात सुनो, आप मत बोलो। हाँ आप ये बताओ, ये वाली चीज पिछली क्लास में पढ़ाई है नहीं पढ़ाई है? 100% पढ़ाई है, पढ़ाई है। और क्या द्वित्व व्यंजन? जब एक व्यंजन की पुनरावृत्ति होती है। बात देखो, ये इसमें हो रही है पुनरावृत्ति, इसमें क्या पुनरावृत्ति हो रही है? ये अलग है, ये अलग है, ये तो विसर्ग है भैया। ये है द्वित्व व्यंजन, इसको लॉक कर दिया गया। सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो क्या होंगे? ऊष्म है और संघर्षी है। प्रकंपी व्यंजन कौन सा होता है? रा। स्पर्श व्यंजन तो तुम्हें पता ही है कौन से होता है, और स्पर्शी संघर्षी अलग होते हैं। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताओ जल्दी, 1 सेकंड लगना चाहिए। अरे दूसरे में आते हैं ना ये, ई या और शा। दूसरे वाले में दूसरा कंठ के बाद कौन सा होता है? तालु। तो तालब हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन 4, छ, त्रा, ज्ञ। ये संयुक्त नहीं है भाई साहब, ये ऊष्म व्यंजन है। कौन सा है? ऊष्म। इसको देखो, छ, त्रा, ज्ञ, और एक और होता है भैया त्रा। इसको देखो बताओ। ये याद रखना, कौन आधा है कौन पूरे लोग हैं, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन दें। बार बार हट। अरे हट, चलो बताओ। ला है पार्श्विक व्यंजन। अच्छा एक बार बताओ, ये अंताक्षरा हो गया, ये ऊष्म हो गया, बताओ ये कौन सा है? स्पर्श। शाबाश। स्पर्श है, स्पर्श में कहां से उच्चारित होता है? तालु से। चा छा जा वाला है ना। ये क्वेश्चन है सबसे बढ़िया, ध्यान से सोचो, चिल्लाना बिल्कुल नहीं है। ऊ किस प्रकार स्वर है? अब देखो इसमें पश्च अग्र विव्रत, मतलब 2 लोगों का पूछा गया, 2 को साथ में पूछा है उसने। किस किस को? जीभ के साथ और मुंह के साथ, मुंह खुलने के साथ, बंद होने के साथ, और जीभ के उच्चारण। अब ये 2 लोगों का साथ में आपको पता होना चाहिए। तो देखो आपको बता दे, चल अब पहले एक बार आंसर तो दो, क्या आएगा बताओ। अच्छा एक बात बताओ, विव्रत, समव्रत, अर्धविव्रत, अर्ध समव्रत तो जानते ही हैं आप लोग। समव्रत क्या कहलाता है? जब मुख लगभग लगभग बंद हो जाता है तो उसमें कौन से निकलते हैं? ई ऊ और ऊ। इसका मतलब ऊ समव्रत है। अब समव्रत कहां पे है? ये 2 लोग हैं, तो ये 2 तो क्रॉस हो गए। अब बचे ये 2,
ठीक है। अग्र वाला जो होता था उसमें कौन से आते थे? अग्र में याद करो जो लटकते हुए, जैसे ई ए आए, और बीच मध्य में जो होता था वो केवल एक है जिसका नाम है आ, तो बाकी बचा पश्च, तो कौन सा होगा? पश्च समृत। क्या होगा? पश्च समृत। ये याद आया? पक्का? देखो एक बार समझा दें आपको, जीभ के आधार पर उच्चारों का मतलब स्वरों का वर्गीकरण है अग्र, मध्य और एक होता है पश्च। ये जीभ के आधार पर थे, है कि नहीं? तो अग्र में कौन से आते थे? अग्र में आती थी ई और ए और आय आते थे ये लोग। मध्य में केवल एक आता था आ, और पश्चिम में सवा आ, ई सॉरी ई नहीं, ई तो आ ही गया है। आ के बाद ओ, आओ, ऊ और ऊ, ये लोग। इसके आधार पर व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी थी आप बताओ? 10 थी। 10 हो गए कि नहीं? हो गए ना 10? देख लो, 5 और 5 10। अब ये मुख खुलने और बंद होने के आधार पर कितने प्रकार के थे? 4। एक था कैसा? विवृत, एक था अर्ध विवृत, याद करते चलो। एक था विवृत, एक था अर्ध विवृत, एक था समृत और एक था अर्ध समृत। इनका मतलब क्या था भैया? इनका मतलब ये था, सुनो आप लोग, इसका मतलब था विवृत जब मुख लगभग पूरा ही खुला हो, तो पूरा खुला जब चिल्लाओगे आप आ, तो तब पूरा खुला होता है। जैसे हम गाय को बुलाते हैं आ, जब गाय को बुलाते हैं आ तो पूरा मुंह खोल के बुलाते हैं आजा, तो ये हो गया। अर्ध विवृत क्या कहलाता? अर्ध विवृत लगभग आधा मुंह खुला हो, तो आ जब इसमें चला गया तो छोटा वाला मुंह तो यहाँ खुलेगा ना, और क्या होगा? आओ, और क्या होता है? आए, ये लोग होंगे। ठीक है। अब समृत लगभग बंद, तो ई सी सी आप यही कर लेते हैं बंद में। लगभग ई जब ठंड लगती है तो मुंह चिल्ला, तो बंद में सी सी निकलता रहेगा। ई ऊ और ऊ। जैसे आप देखो ऐसे साल आल उड़ के ऐसे बैठ जाओ, ऊ कर दो तो मतलब आपका मुंह भी नहीं खुलेगा और ऊ भी कर लोगे आप लोग, है ना। अर्ध समृत में कौन सा आएगा? कौन बचा है भैया? आप देखो लो ना, अर्ध समृत में कौन बचा है? अर्ध समृत में 2 लोग बचे होंगे, एक बचा है ओ, देख लो। अब इसमें पूछा था ऊ, तो ऊ देखो किसमें है? समृत में, तो समृत इन दोनों में था। और देखो इसमें ऊ कहां पे? पश्च में है, तो पश्च समृत हुआ कि नहीं हुआ? आगे बात समझ में चले आएंगे। लो, वहां का उच्चारण स्थान बताओ। वाह और फा, ये दोनों अभी अभी तो समझाए थे, दंतोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? दंतोष्ठ। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? अरे अब तो रट गया होगा, महाप्राण, अल्प प्राण। महाप्राण बताते तो कौन से वर्ग होते हैं? दूसरा और चौथा। तो देखो ये पहले वाले में होता है कि दूसरे में होता है? दूसरे में होता है, यानी ये महाप्राण है। का खा गा, ये क्या है? ये कौन सा वाला होगा बताओ? तीसरा है ना, तो ये अल्पप्राण है कि महाप्राण? फिर अब क्या ये बताओ, ये कौन सा है? चा छा जा, ये बताओ कौन सा है? जा बताओ कौन सा है? तीसरा है तो महाप्राण है कि अल्पप्राण है? और घा कौन सा है? घा महाप्राण है कि अल्पप्राण? का खा गा घा, चौथा है कि नहीं है? तो महाप्राण होगा कि नहीं? ये भी महाप्राण है, ये भी महाप्राण है, ये दूसरा है भैया, और ये चौथा है। और ये बताओ कौन सा? चा छा जा झा, तो ये भी क्या है? चौथा ही तो है। बच्चा कौन अकेला? जा। आ रही बात समझ में? किस वर्ग का उच्चार स्थान कंठ और तालु दोनों है? बताओ। तो आप खुद सोचो, ये तो कोई मतलब की बात है? ये कोई मतलब की बात? इन दोनों में से बताना, कंठ और तालु। इसमें तो ओ है तो ओट आना है साथ में, तो ये होगा ये वाला। सिंपल। कौन सा व्यंजन संघर्षी है? बता दो संघर्षी कौन सा है? हाँ, कौन सा संघर्षी है? अरे तो कौन सा है? उसमें संघर्षी, कौन सा संघर्षी है? उस होगा कि नहीं? आप खुद सोचो, माँ वाला तो था यार, आलो कौन सा था? माँ, पा वाले वर्ग से संबंधित था स्पर्श। हो गया खत्म? कहाँ गया? हो गया भैया।
प्रैक्टिस सेट। अब ये बिल्कुल सरल वाला था। हाँ मिल जाएगी, बिल्कुल PDF मिल जाएगी आपको। ये खत्म होता है, मिलते हैं अगले में। और अब हम पढ़ेंगे अगला जिसका नाम होगा संज्ञा। ठीक है।